के पॉलिटी के जो पॉइंट्स थे, जो करंट अफेयर्स मतलब बात करेंगे 2022 के जुलाई वाले मंथ में पॉलिटी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे मैटर्स थे जो कि न्यूज़ में थे और जिससे क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे सिलेबस वाइज कि हाँ सिलेबस में क्या चीज़ मेंशन है और उससे कौन सा पॉइंट हमारे लिए एग्ज़ाम के रेफरेंस में रिलेटेड है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे पहला जो आर्टिकल है उससे। तो पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल जो है वो है हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस। ठीक है, हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस इज द फर्स्ट आर्टिकल। बट ये सिलेबस के कौन से पॉइंट में मेंशन्ड है? सिलेबस जब हमने निकाला जीएस पेपर 2 का तो वहाँ पे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी की बात की गई है। और इसमें कौन सा टॉपिक आता है? हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस। ठीक है ना, यहाँ पे एंड जुडिशरी बोला है तो जुडिशरी के अंदर क्या आते हैं? हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ये फैक्चुअल नहीं है, यहाँ पे अपने को एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है अबाउट द जुडिशियल पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया, कि कितने केसेस पेंडेंसी हैं उनके बारे में अपनी राय दीजिए और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे पास, है ना। द इम्पैक्ट ऑफ हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, इम्पैक्ट की बात की जा सकती है। एंड इसको हटाने के लिए, है ना, ब्यूरोक्रेट काम प्रॉब्लम बताना नहीं होता, प्रॉब्लम सुलझाना होता है। तो यहाँ पे सुलझाने के लिए इस जो दिक्कत है हाई पेंडेंसी को, उसको सुलझाने के लिए जो की रिकमेंडेशंस है ना, क्या क्या सॉल्यूशंस जो हम दे सकते हैं उसकी बात करनी है अपने को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज जुडिशियल पेंडेंसी। ओके, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज जुडिशियल पेंडेंसी। सो जुडिशियल पेंडेंसी रिफर्स टू ऑल द केसेस विच हैव नॉट येट बीन डिसाइफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब ऐसे केसेस जो कि कोर्ट में पेंडिंग है पर उनकी सुनवाई नहीं हुई है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं जुडिशियल पेंडेंसी। एंड विदाउट एनी रेफरेंस टू हाउ लॉन्ग द केस हैज स्पेंड इन जुडिशियल सिस्टम, मतलब कितने साल चलेगा और ये हमको बतानी है, इसको बोलते हैं जुडिशियल पेंडेंसी। तो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमको बात करनी पड़ेगी बॉडी वाले पार्ट में। बॉडी वाले पार्ट में हमको बात किसी करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, मेंस वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। उसके बाद हम जुडिशियल पेंडेंसी की हम बात करें तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जब हम बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट जुडिशियल पेंडेंसी। ठीक है, तो हम ये जो अपने पास जो दिखे हैं ना यहाँ पे हैंगिंग फायर, मतलब कैसे कितने भी हम यहाँ पे जो डाटा दिया है, हिंदू के जो न्यूज़पेपर में जो डाटा आया था, डाटा को हम कोड करके अपना जो आंसर है उसको ऑथेंटिक बना सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि टोटल केसेस जो पेंडिंग है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुक कोर्ट में, ठीक है ना, 4.18 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुक कोर्ट। ठीक है, इतने केसेस पेंडिंग है और इनमें से इसका 25% अगर हम निकालें तो इसका 25% कितना होता है? इसका 25% होता है 1.08 करोड़। तो इतने केसेस जो है वो 5 ऐसे केसेस हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग हैं। सो इसकी बात कर सकते हैं कि कितना मैटर जो है बहुत ही दमदार, मतलब बहुत ही ग्रेव मैटर है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे चीज़ें, बात बहुत बड़ी है ना। इसके बाद हम बात कर सकते हैं करंटली इन हाई कोर्ट, ओके, और इन द हायर लेवल ऑफ केसेस पेंडिंग इन जुडिशरी। करंटली देयर आर हाई लेवल ऑफ केसेस दैट आर पेंडिंग इन जुडिशरी। तो थोड़ा ठीक है, बताने के लिए दिया गया। ओवर 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट, ये हम बात कर सकते हैं। ओवर 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन दी लोअर कोर्ट। ओवर हमको एक्जैक्ट डाटा किसको बताना है? हमको अराउंड 4 करोड़ बताना है। ठीक है ना, अराउंड 4 करोड़ ऑफ द केसेस आर पेंडिंग इन दी लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के अंदर क्या क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुक कोर्ट जो होते हैं वो लोअर कोर्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद ये तो हमने पेंडेंसी की बात की, जो यहाँ पे हम ऐसे बॉडी में जब लिखेंगे ना पेंडेंसी ऑफ केसेस, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे और इस तरह से हम इसके बाद सब पैराग्राफ के फॉर्म में जब लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे अबाउट 25% ऑफ द पेंडिंग केसेस अमाउंटिंग टू 1 करोड़ केसेस हैव बीन पेंडिंग ओवर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 करोड़ तो टोटल केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 1 करोड़ ऐसे केसेस हैं जो कि क्या है 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, इसकी बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑन एन एवरेज, है ना, ऑन एन एवरेज 40% जो केसेस होते हैं, कोई भी केस, सपोज एक आदमी था ए, उसने कोई भी केस फाइल किया कोर्ट, हाई कोर्ट में, ठीक है, तो ये कितने साल बाद, एवरेज कितना साल बाद इसकी सुनवाई होगी? 3 साल बाद। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा ही डाटा बोल रहा है। ओवर 40% ऑफ द केसेस, ऐसा 40% केसेस जिनकी सुनवाई जो होती है 3 साल बाद होती है। ओके, ओवर 40% ऑफ द केसेस आर डिसाइडेड आफ्टर 3 ईयर्स इन इंडिया। लेकिन अदर कंट्रीज़ की बात करें हम, दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं है। दूसरे कंट्री में क्या है, एवरेज जो केसेस हैं जिसको 3 साल बाद
जो कि सुनवाई होती है ना, वो 1% है, लेकिन हमारे देश में ऐसा 40% है। ओके, सो इस चीज़ को हम यहाँ पे बता सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ की कंपैरिजन में हम बता सकते हैं कि देखो भाई क्या दिक्कत है हमारे यहाँ। ओके, और इसके बाद एक चीज़ और बता सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ जो पेंडेंट वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना, वैकेंसीज़ है मतलब जो जुडिशरी है वहाँ पे लोग उसको ज्वाइन करना ही नहीं चाह रहे, मतलब चाह नहीं रहे मतलब बात नहीं है, मतलब वैकेंसीज फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे नहीं किसी पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, नहीं, हायर कोर्ट्स में, मतलब हर लेवल पे, मतलब हाई कोर्ट्स में तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भर दिया गया, बट हाई कोर्ट्स में अभी भी क्या है 1098 अपने पास पोस्ट है हाई कोर्ट्स में, उसमें से 406 के सीट्स जो है वो वेकेंट है, मतलब पोस्ट वेकेंट है। ओके, सो ये बात अपने पास बहुत कंसर्न की है। तो यहाँ पे इसका यही कारण है, एक कारण ये भी है कि जो राइजिंग केसेस, जो पेंडेंसी है केसेस के, उसका एक कारण ये भी है कि जजेस ही नहीं है सुनवाई के लिए, है ना। अपने पास से डाटा याद होना चाहिए कि कैसे जो अपने पास अभी करंटली 21 जज हैं, ठीक है ना, 21 जज हैं फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन, है ना। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन कितने होने चाहिए, कम से कम कि भाई 1 मिलियन को संभाल पाए 50 जज होने चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये अपने को फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको अपने पास ये रिकमेंडेशन में हम बात करेंगे, बट ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो राइजिंग केसेस ऑफ पेंडेंसी जो है उसका कारण ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंट है पोस्ट। ओके, तो इसकी हम बात कर सकते हैं कि जो वैकेंसीज़ है ना 2010 में जो थे वो 18% वैकेंसीज थी, बट 2020 तक आते आते 21% वैकेंसीज हो गई। इसकी बात भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे दिया गया पॉइंट्स। ओके, और अराउंड 1098 पोस्ट है जिसमें से 406 पोस्ट वेकेंट है, इसकी तो बात हमने कर ली। यहाँ पे जो ग्राफ है ये भी द हिंदू से ही लिया गया है, बट यहाँ पे ग्राफ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास वर्ड्स नहीं हुए तो। वैकेंसीज जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में था, वैकेंसीज जो हाई कोर्ट में था, ठीक है ना, हाई कोर्ट से वैकेंसीज तो थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, बट सब ऑर्डिनेट कोर्ट की यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, इसकी बात कर सकते हैं। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम, ये मैप, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फैक्ट्स है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम कोड कर सकते हैं डाटा के फॉर्म में इन मेंस आंसर। तो जो मेंस में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, जुडिशियल पेंडेंसी की बात, तो पहला पार्ट हमने कर लिया कि जुडिशियल पेंडेंसी क्या है इंडिया के अंदर, उसकी बात कर ली। उसके बाद हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ हाई केसेस पेंडेंसी इन इंडियन जुडिशरी। ये जो केसेस पेंडिंग है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जुडिशरी पे, है ना। हमने पहले तो एक ओवरव्यू बात की, हाँ होता क्या है जुडिशियल पेंडेंसी, इसके बारे में हमारे देश में, मतलब इससे रिलेटेड हमारे देश में मैटर क्या चल रहा है, चीज़ें कितनी पेंडिंग है, उसकी बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, सो द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस हाई केस पेंडेंसी। तो प्रभाव बात करेंगे, पहले तो जो जेल है भाई, द हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स लॉज्ड इन जेल्स अवेटिंग द हियरिंग ऑफ देयर केसेस इज़ द मोस्ट विजिबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हाई केस पेंडेंसी इन इंडिया। मतलब जो लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं जेल में, उनका नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा कंसर्न यही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं एक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, डाटा एक है किसके द्वारा, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, ठीक है ना, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है NCRB, दैट इज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसको पब्लिश करता है। वो बोलता है कि देखो भाई जितने भी अंडर ट्रायल है, मतलब ऐसे कोई भी लोग जो कि अंडर ट्रायल, मतलब ऐसा कोई भी लोग जो कि कहाँ पे है, जेल के अंदर है, ठीक है, ऐसा कोई भी लोग जो जेल के अंदर है, इसमें से 4,88,511 रफली बात करते हैं 4.8 लाख, ठीक है। सपोज 4.8 लाख अभी हमारे देश के अंदर जेल में है, उसमें से 3.7 लाख ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं अपनी सुनवाई का, दैट इज अराउंड 76% ऑफ द टोटल अंडर ट्रायल्स। ये क्या है, ऐसे लोग हैं जो कि गुनहगार सिद्ध हुए ही नहीं है फिर भी जेल में समय काट रहे हैं। तो ये अपने पास एक इम्पैक्ट बात कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, इम्पैक्ट ऑफ हाई केस पेंडेंसी की, ठीक है। सो यहाँ पे दे आर अंडर ट्रायल्स। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे ये जो अंडर ट्रायल्स का जो परसेंटेज है वो पीक, मतलब अपनी चरम पे पहुंच गया। आज तक के इतिहास में कभी अंडर ट्रायल्स का जो नंबर था वो 76% नहीं था, बट अभी अपनी पूरे सीमा तक पहुंच गया, मतलब जो हाईएस्ट जो लेवल था 2020 में देखने को मिला, है ना। उसके से क्या हो रहे हैं, जो जेल हैं वो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, सो द प्रिजन्स आर बिकमिंग ओवर क्राउडेड। ये अगर वैल्यू एडिशन हम करना चाहें, यहाँ पे आंसर पे वैल्यू ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट, एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं कि कैसे अपने पास जो 2010 में जो अपने पास अंडर ट्रायल्स का नंबर था वो 65% था, बट 2020 ये अपने पीक पे पहुंच गया, दैट इज 76%। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे ग्राफ्स होते हैं जो कि वैल्यू ऐड करते हैं प्रेजेंटेशन को। आंसर में जो प्रेजेंटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो
उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है ना। कंटेंट तो कंटेंट होता है, बट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मैटर, जिसमें से आधा और 1 मार्क का डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे अंडर ट्रायल का शेयर की बात कर सकते हैं कि कैसे ये 65% से 76% तक पहुँच गया। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं हाउ दिस जुडिशियल पेंडेंसी वायलेट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं? टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, कि कैसे कुछ लोगों का केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। जब अब सलमान खान ने केस फाइल किया तो कल सुनाई हो जाएगी उसकी, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसका तो केस सालों साल चल रहे हैं। तो ये कैसे वायलेट कर रहा है? व्हाट? राइट टू इक्वालिटी, इसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सेज दैट यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, है ना। मैं गुनहगार नहीं हूँ जब तक मुझे गुनहगार साबित ना किया जा सके। तो यहाँ पे हम ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये वायलेट कर रहा है। वो कैदी नहीं है, वो गुनहगार नहीं, फिर भी उसको जेल में समय काटना पड़ रहा है। यहाँ पे हम जो ये मैटर है ना, यहाँ पे इसको हम बात कर सकते हैं अबाउट दी बुरकापाल जो अटैक हुआ था, बुरकापाल जो 725 सीआरपीएफ जो जवान थे वो मर गए। तो वहाँ पे हम उसकी बात कर सकते हैं कि जो लोग थे अराउंड 151 लोग जो थे उस गांव के, उसको सबको अरेस्ट करके 4 साल तक जेल में डाल दिया गया था। बट उसके बाद एनआईए ने बोला कि देखो भाई, ये सब गुनहगार नहीं थे, ये सब निर्दोष हैं, तो इनको छोड़ दिया जाए। मतलब 4 साल तो जेल में काटा ही काटा, बट वो निर्दोष थे, फिर भी काटा। तो इसकी बात कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये दिक्कत है यहाँ पे। तो इसकी बात कर सकते हैं कि कैसे इसको इसको सुधारा जा सके, उसकी बात करेंगे इन द रिकमेंडेशन सेक्शन। और इसके बाद जब हम ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि 250 वर्ड के लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, उसकी बात करते हैं। बट ऐसे तो लिख सकते हैं, बट हमको अपने 250 वर्ड में अगर कंक्लूड करें तो अच्छे पॉइंट्स अपने ऐड करने पड़ेंगे। टू द पॉइंट अपने को बात करनी पड़ेगी, डायग्राम्स के साथ, जो फ्लो चार्ट्स है उसके साथ, ग्राफ्स है उसके साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, है ना। उसके बाद जब हम बात करेंगे और भी बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस हैं, और भी बहुत सारे प्रभाव हैं, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि जो लीगल फ़ी है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे तो बार बार उनको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, बार बार बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो दी हाई कॉस्ट ऑफ लीगल फी इज़ ऑल्सो एन इम्प्लीकेशन ऑफ हायर जुडिशियल पेंडेंसी इन इंडिया। एंड ऑल्सो जो विटनेस है उसका हरासमेंट हो रहा है एक प्रकार से। कैसे भाई, वो गुनहगार नहीं है फिर भी जेल में सड़ रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट जेल में समय काट रहा है, तो ये भी एक दिक्कत है। एंड ऑल्सो टेम्परिंग ऑफ द विटनेस, अगर लंबे समय तक कोई भी आदमी जेल में रहा तो कोई जो उसका सपोज सबूत था कि वो निर्दोष था, तो सबूत कोई मिटा सकता है बस। क्योंकि 4 साल 5 साल में तो जो अपने पास कोई बॉडी है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसको बॉडी को तो कुछ भी कर सकता है उतना समय तक, है ना। सो ये सब चीज़ क्या है? टेम्परिंग ऑफ द विटनेस को। अभी बहुत सारे विटनेस हैं जिसको एविडेंस को सामने में जो गुनहगार असली वाला है वो भाग सकता है, बहुत समय तक कहीं और जा सकता है। सो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हैपन इफ जुडिशियल पेंडेंसी अकर्स। इससे क्या चीज़ होती है? एक और चीज़ होती है कि जो भरोसा है लोगों का, है ना, जुडिशियल सिस्टम पे, है ना, वो कम होते जाता है। सो दी लॉस ऑफ ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो हैपन। So these are all the impacts of what? These are all the impacts of judicial pendency in India. इम्पैक्ट्स की तो बात हो गई, हमने बात करी जुडिशियल पेंडेंसी की, हमने इम्पैक्ट्स की बात करी, सुधारेंगे कैसे? बिकॉज ब्यूरोक्रेट का काम दिक्कतों को बताना नहीं होता, दिक्कतों को सुलझाना होता है। सुलझाने के लिए व्हाट आर द रिकमेंडेशंस? ओके, रिकमेंडेशंस, या फिर हम बात करें व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर डिक्रीजिंग द जुडिशियल पेंडेंसी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यार? जो दिक्कतें हैं उन्हीं को सुलझा दो तो सुलझाना हो जाएगा। दिक्कतें क्या थी? पहली दिक्कत ये थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पोस्ट हैं, जो हाई कोर्ट में हमारे पास जो बहुत सारे पोस्ट हैं वो खाली हैं, तो उन पोस्ट को फिल कर दी जाए। सो प्रोसेस ऑफ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फिलिंग ऑफ द सैंक्शन पोस्ट। जब लिखना होता है ना रिकमेंडेशन में तो सिंपल से लिख देना फाइलिंग और फिलिंग ऑफ द सैंक्शन जुडिशियल पोजीशंस, सिंपल सा बात है। यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं लिखना होता, बकवास, इतना समय नहीं है भाई, इतना पॉइंट्स भी नहीं है। 250 वर्ड के अंदर 250 वर्ड के अंदर हमने को अपनी बातें रखनी है, तो इसके बाद नहीं कचरा नहीं लिख सकते, यहाँ पे कचरा नहीं लिखना, 2 पॉइंट लिखना है। सो सिंपल से लिख सकते हैं रिकमेंडेशन के बाद फिलिंग ऑफ द सैंक्शन जुडिशियल पोजीशन। दूसरा रिकमेंडेशन क्या है ना, हमारे पास जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने क्या बोला कि देखो भाई, एक जो रेशियो होना चाहिए पीपल्स और जज के बीच में वो कितना होना चाहिए? 50 जज होना चाहिए हर 1 लाख, मतलब हर 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन में कितने लोग होने चाहिए? कितने जज होने चाहिए? 50 जज होने चाहिए। हमारे देश में क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे देश में 21 जज हैं, तो इसका नंबर को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। किसको इंक्रीज़ करना चाहिए? जज टू पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं कि सपोज मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं जैसे रिकमेंडेशन लिखा यहाँ पे, क्या लिख रहा है यहाँ पे? सपोज मैं लिख रहा हूँ रिकमेंडेशंस। अब मेरा रिकमेंडेशंस मैंने लिखा ऐसे, इसको डब्बा बना दिया
और जब मैं इसके अंदर पॉइंट्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले तो मैंने लिखा फाइलिंग ऑफ दी सैंक्शन, फाइलिंग ऑफ दी सैंक्शन जुडिशियल पोजीशन। ओके, उसके बाद जब मैं सेकेंड रिकमेंडेशन लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा जज टू पॉपुलेशन रेशियो, जज टू पॉपुलेशन रेशियो। अब इसको सब पैराग्राफ के फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो यहाँ पे मैं जस्ट टू पॉपुलेशन लिखूंगा और इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं बात करूँगा कैसे लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, यहाँ पे लॉ कमीशन का रिपोर्ट है और लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि अपने पास जो रेशियो होना चाहिए दैट इज़ कितना होना चाहिए, 50 पर मिलियन होना चाहिए, बट करेंटली कितना है, करेंटली यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट इट इज़ 21 पर मिलियन। तो इस प्रकार से हम इसको छोटे वर्ड में कंक्लूड कर सकते हैं जिसको एग्जामिनर को भी समझ आए और आंसर भी प्रेजेंटेबल हो और ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। और क्या सॉल्यूशंस हैं, और क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम दे सकते हैं अबाउट दी कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए, जुडिशियल पेंडेंसी कम करने के लिए और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे ई कमेटी जो है ना, ई कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसका रिकमेंडेशन बता सकते हैं कि कैसे भाई हमको कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर व्हाट, फॉर द एलोकेशन एंड एडजर्नमेंट। क्योंकि देखो ऐसे मैंने बोला ना, सलमान खान का जो केस है कल फाइल किया तो कल ही सुनवाई हो जाएगी, बट कोई गरीब आदमी का केस तो पता नहीं चलेगा कब सुनवाई हुआ। तो इसलिए हमको कहना चाहिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना चाहिए, जो पहले आया पहले पाएगा, पहले आएगा पहले पाएगा, मतलब पहले केस फाइल हुआ तो पहले सुनवाई उसकी होगी। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं और 5% छूट दे सकते हैं जज को ऐसे केसेस जो कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, दैट आर दी केसेस फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो उनको हम आगे सुन सकते हैं। तो इसको 5% छूट दे देंगे किसको, जज को। जो ई कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने इसको रिकमेंड किया, तो सब चीज़ बात कर सकते हैं। उसके बाद ओके हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट ई फाइलिंग, जिससे जुडिशियल पेंडेंसी कम होगी, एंड वर्चुअल हियरिंग। ये ई कमेटी का रिपोर्ट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ई कमेटी रिपोर्ट, ई कमेटी रिकमेंडेशन। अब मैंने ई कमेटी रिकमेंडेशन लिखा, इसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा। यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट वाइज लिखते जाऊँगा। पॉइंट वाइज क्या क्या लिखूँगा, पॉइंट वाइज लिखूँगा अबाउट कंप्यूटर एल्गोरिथम, ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, कंप्यूटर एल्गोरिथम ओके फॉर एलोकेशन एंड एडजर्नमेंट। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे कंप्यूटर एल्गोरिथम को अंडरलाइन कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ठीक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। ओके और यहाँ पे वर्चुअल हियरिंग को फोकस कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, ई फाइलिंग पे फोकस कर सकते हैं, वर्चुअल हियरिंग पे फोकस कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हमको लिखना है। ओके सो इसके बाद क्या कर सकते हैं, टू क्रिएट अ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, जिससे क्या हो जो पार्लियामेंट्री के रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जिससे क्या हो जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ सकें जुडिशियल फंक्शनिंग में। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ बनाने देने से कुछ नहीं होता, उसको फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर भी देना पड़ेगा। ओके एंड ऑल्सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट प्रिवेंटिंग ऑफ फॉल्स एक्विजिशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब गलत जो केस फाइल करता है कि भाई इसने मेरे को झापड़ मार दिया, इसने गलती से मर्डर कर दिया, इसने छेड़खानी की, तो सब चीज़ जो है उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कम कर सकते हैं बाई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो बिना मतलब को कोर्ट में जाएगा केस और बाकी सबके जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर पॉलिसी बना सकते हैं जिससे हम इन्वेस्टिगेट करें टू प्रिवेंट फॉल्स एक्विजिशन ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ओके यहाँ पे हम जुडिशियल जो आर्किटेक्चर है, जहाँ पे हम कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे हम रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, तभी क्या होगा यहाँ पे जो जुडिशियल पेंडेंसी है वो कम होगा। और फोकस कर सकते हैं जुडिशियल लीगल एजुकेशन पे, ठीक है ना, टू प्रोपागेटेड इन इट मस्ट बी लॉ मस्ट बी प्रोपागेटेड इन ट्रायल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। ठीक है, इसको हमको बताना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है, जो पहले आएगा वही पहले सुना जाएगा, ऐसे सोच के हम कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब
जो जुडिशियल पेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी रिकमेंडेशंस। बट जब हम कंक्लूड करेंगे नट ग्राफ, जिसको क्या बोलते हैं हम कंक्लूजन, तो कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट टाइम बाउंड जस्टिस इज द नीड ऑफ द आवर। टाइम बाउंड जस्टिस इज द नीड ऑफ द आवर बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट ये जो है 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा कंक्लूजन। अगर ये 250 वर्ड वाला अगर कंक्लूजन हुआ तो यहाँ पे हम इसको पूरा लिख सकते हैं, लेकिन अगर 150 वर्ड वाला आंसर हुआ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड जस्टिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट 250 वर्ड में हम लिख सकते हैं दैट द हाई लेवल ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी will have severe socio-economic consequences on the citizen of the country as judiciary is the first point of contact for effective functioning of the democracy। यहाँ पे लिख सकते हैं judiciary is the first point of contact for what? It is the first point of contact for what? For the effective functioning of democracy। democracy अच्छे से functioning तभी कर पाएगी जब judiciary अच्छे से function करे। ओके, सो यहाँ पे अगर 250 वाक्य हो तो यहाँ पे हम इसको इंट्रोडक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये कंक्लूजन में ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 250 वर्ड्स में पूरा लिख देंगे, 150 वर्ड्स में सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि टाइम बाउंड जस्टिस इज द नीड ऑफ द आवर बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।